हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जिससे कि संविधान के बारे में सब लोग जान सकें। इस देश की बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि हम सब अभी संविधान को लगभग ना के बराबर जानते हैं। बहुत बड़ी आबादी है जो संविधान को नहीं जानती है, और नहीं जानने का आज एक विषय मैं सामने लाया हूं, वह है आरक्षण। 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, मैं कक्षा 10 में था। मैं 1976 में पैदा हुआ, नवंबर महीने में। कल मेरा बर्थडे है, तो इसके हिसाब से देखें तो अगस्त 1990 में जब रिपोर्ट लागू हुई तो मैं लगभग 14 साल का होने वाला था, और हमें यही समझाया गया कि ये गरीबों के लिए आरक्षण है। और बाद में जब हम लोग बड़े हुए, चूंकि मैं सवर्ण जात से आता हूं, तो मैं उन लोगों को ज़्यादा करीब से देखा हूं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, और क्यों करते हैं मैं जान रहा हूं। अब उनका करना संविधान सम्मत है कि नहीं, इसी पर चर्चा होगी। क्या वो संविधान में आरक्षण के उद्देश्य के बारे में समझते हैं? तो वहां क्या समझ में आता है कि अमीर हो गए तब भी आरक्षण क्यों? यानी आरक्षण को आमतौर पर आरक्षण का विरोध करने वाला समुदाय, या शायद और भी कोई बहुत बड़ा समुदाय, यही मानता है कि यह गरीबों के हित के लिए है। तो आज इसी का पोस्टमार्टम करते हैं कि संविधान में आरक्षण क्यों और कब तक है। पहली बात कि ये बार बार कहा जाता है कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए है। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत के संविधान में आरक्षण 3 प्रकार का है, राजनैतिक, और ये भी 2 प्रकार का है, राजनैतिक, फिर शैक्षणिक, और फिर सरकारी सेवा में। तो जो राजनैतिक है वो लोकसभा और विधानसभाओं में जो SC ST के लिए केवल है, वो OBC के लिए नहीं है। और अब महिलाओं वाला विधेयक पारित हुआ लेकिन मिला नहीं है, तो SC ST के लिए वो केवल 10 वर्ष के लिए था। वही एक ऐसा आरक्षण है जो 10 वर्ष के लिए था, जिसे समय समय पर बढ़ाकर 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शेष किसी भी आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो समय सीमा नहीं है तो कब तक, क्यों? यानी उद्देश्य जो है उस उद्देश्य के पूरा होने तक। तो क्या आरक्षण हमेशा रहेगा? जी नहीं, इसका उत्तर इसके उत्तर में छिपा है। आरक्षण कब तक? जिन उद्देश्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है उन उद्देश्यों की पूरा हो जाने तक। तो पहला जो राजनीतिक आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में, वह 10 वर्ष के लिए था, उसे समय समय पर बढ़ाया जा रहा है, 80 वर्ष हो गया। राजनैतिक ही, लेकिन दूसरा आरक्षण आपके ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, यहां पद आरक्षित होते हैं। वहां महिलाओं को भी आरक्षण है, उसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। और शेष जो नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, उसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। तो ये जो नौकरियों और शिक्षण संस्थानों वाला है, आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो किसको, क्यों, कब तक। तो हम कब तक का उत्तर पहले शुरू करते हैं। कब तक? मैंने कहा कि जब तक संविधान में जिस प्रयोजन के लिए आरक्षण का उपाय किया गया है वह प्रयोजन पूरा न हो जाए। अब सवाल बनता है, तो वह प्रयोजन क्या है, यानी आरक्षण क्यों? तो इसके बारे में आपको आरक्षण का विधान करने वाला, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विधान करने वाला अनुच्छेद 16 का खंड 4 पढ़ना होगा। चलिए हम सब पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि क्या यह गरीबों को सहायता देने के लिए है। देखिए लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग, यह नहीं लिखा हुआ पिछड़े हुए नागरिकों, पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए वो बंद करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि यह पिछड़े हुए नागरिकों के उसी वर्ग को आरक्षण देने की बात करता है जिनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।
यानी कोई पिछड़ा तो है, यानी गरीब है। आप पिछड़े को दो अर्थों में लीजिए, पिछड़े को एक गरीब के अर्थ में ले लीजिए, लेकिन गरीब उस वर्ग से है जिस वर्ग का राज्य में प्रतिनिधित्व है, सेवा में है, उस वर्ग के बहुत सारे लोग नौकरियों में हैं, तो उस वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है। यहां पिछड़े हुए वर्ग से केवल उन लोगों को है जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो सबसे पहले तो खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, हिंदू सवर्ण ही नहीं, जैन समाज पूरा लगभग सवर्ण में आता है, और मुस्लिम समाज में भी शेख, सैयद, पठान, तमाम जातियां हैं जो सवर्ण में आती हैं। इस समाज के लोगों को और इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग का समाज है उसको भी, यानी संपूर्ण भारत के लोगों को यह जान लेना होगा कि संविधान में आरक्षण नौकरी देने के लिए या नौकरी के माध्यम से अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि संविधान में आरक्षण सभी का राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि हर जाति धर्म के लोग सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन प्राप्त कर सकें। अब सवाल यह है कि रिप्रेजेंटेशन कितना, ये तो नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली जितनी जनसंख्या में होंगे उतना, यहीं से जातीय जनगणना की बात उठती है, जातीय सर्वे की बात उठती है। इसी बात पर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जब तक भारत का एक्सरे नहीं होगा कि कौन सी जाति पिछड़ी रह गई कि नहीं रह गई, पिछड़ी किसमें, सरकारी नौकरियों में, अमीरी गरीबी में नहीं, अमीरी गरीबी के लिए और दूसरी योजनाएं हैं। तो जब तक वो एक्सरे नहीं होगा, उस एक्सरे के लिए 2 रिपोर्ट चाहिए, किसकी कितनी जनसंख्या है और सरकारी सेवा में कितना उसका रिप्रेजेंटेशन है, तब तक हम सही से आरक्षण के जरिए इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आरक्षण कब तक, पहली बात जान लीजिए कि आरक्षण एक दिन में एक बार सबके लिए तो समाप्त ही नहीं होगा, न होना चाहिए। पूछिए कैसे? ओबीसी का आरक्षण या एससी एसटी किसी के आरक्षण पर चर्चा हम कर लें, क्या ओबीसी के आरक्षण से ओबीसी की सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व मिलता जा रहा है? नहीं। जो जातियां राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ रही हैं, स्वाभाविक रूप से उसके कारण होंगे, हम उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, उस जाति के लोग ओबीसी के आरक्षण के माध्यम से ओबीसी के कोटे में अधिक संख्या में आ रहे हैं। यहां अधिक संख्या से तात्पर्य यह नहीं है कि अपनी जाति के अनुपात से अधिक आ गए सरकारी सेवाओं में, नहीं। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो ओबीसी में यादव जाति सबसे सक्रिय है, पढ़ाई लिखाई राजनीति सब में। इसी नाते नौकरियों में ओबीसी के समाज से यादव या फिर बनिया जाति में जो कुछ उपजातियां जो आती हैं ओबीसी में, ये 2 जातियां आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रही हैं। तो क्या इनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा? अभी नहीं होगा, लेकिन तब समाप्त हो जाएगा जब इनका प्रतिनिधित्व इनकी जनसंख्या के अनुपात में पूरा हो जाएगा। और ये बड़ी खुशी की बात ही होगी कि हमारे समाज का एक और हिस्सा ऊपर आ गया, फिर जो उसके बाद जिनका होगा वो निकल जाएंगे। तो इसका इस तरह से एक दायरा तय होगा, लेकिन आज नहीं। यानी जो मैंने कहा, ऐसे एससी समाज की बात कर लीजिए। एससी समाज में अगर यूपी की बात करें तो जाटव समाज, जिसको हम चमार समाज कहते हैं, वो ज़्यादा सक्रिय है राजनीतिक रूप से, पढ़ाई लिखाई में भी। तो एससी समाज में ही वो आरक्षण का तुलनात्मक रूप से अन्य समाज के लोगों से ज़्यादा लाभ लेकर के सरकारी सेवाओं में आया है। लेकिन क्या वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है उस जाति के लोगों ने? अभी नहीं। इस नाते अभी भी उस जाति को आरक्षण मिलेगा, अभी भी यादव जाति को आरक्षण मिलेगा। कब इनका आरक्षण खत्म होगा? ध्यान दीजिए, इन जातियों को आरक्षण के दायरे से कब हम निकाल पाएंगे? और वाकई हर संविधान प्रेमी को इस दिन का इंतजार होना चाहिए कि इस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो जाए। जब उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो जाएगा, एससी और ओबीसी नहीं कह रहा हूं मैं जाति के आधार पर कह रहा हूं, तो उस जाति को हम बाहर कर लेंगे। और नीचे तमाम जातियां हैं। अब जैसे अभी बिहार की जातीय जनगणना यानी जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें तमाम जातियों के नाम को ही आप पढ़ लीजिए। और मैं यहीं से दावे के साथ कहता हूं, या दावा हटा के ही कह लूं,
कि शायद वह समाज अभी कहीं स्कूल में जा भी रहा होगा। मोर शिकारा एक जाति है, कंजर एक जाति है। अभी आप एमपी में जाइए तो एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे वह जाति है जो रियासतदारों के जमाने में या और न जाने कितने साल से वेश्यावृत्ति का धंधा करती है। जातिगत रूप से उनका यही काम है। कई बार कई चैनल वालों ने रिपोर्टिंग की है। अब उस जाति में शिक्षा का स्तर भी कहाँ है? तो हम ये नहीं कह सकते कि एससी समाज में जितनी जातियों के लोग हैं सब एक बराबर हैं। जिन जातियों का प्रतिनिधित्व होता जाएगा वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, जो बची रहेंगे आरक्षण का लाभ उनको दिया जाएगा। एक रास्ता भविष्य में बनेगा। एक ये बनेगा जो बन रहा है कि पिछड़े को पिछड़े और अति पिछड़े में बांट दिया। एससी को एससी और एक्सट्रीम एससी में बांटा जा सकता है, अभी नहीं बांटा गया है। यानी सवर्ण लोगों को अपने दिमाग से, जो जनरल हैं, सवर्ण कहना ठीक नहीं है, जिनका रिप्रेजेंटेशन पहले से ही नौकरियों में पर्याप्त है, उनको अपने दिमाग से एक बात निकाल देनी होगी कि यह गरीबों के लिए आरक्षण है। हाँ, गरीबों के लिए एक आरक्षण हो गया। किसके लिए हो गया? जो जनरल में गरीब लोग हैं उनके लिए तो 10% हो गया। उस आरक्षण की तुलना जो मूल आरक्षण है के उद्देश्य से हम नहीं कर सकते। तो फिर से समझिए कि आप आरक्षण का विरोध, मैं यहां आप किसको कह रहा हूं? जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। आप आरक्षण के विरोध की सोच ही दिमाग से निकाल दीजिए। और क्यों निकाल दीजिए? आप जरा 90 के आंदोलन को देखिए, जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी। इतना आगजनी की गई, इतना हो हल्ला मचाया गया। हो हल्ला मचने के बाद क्या हुआ? बीजेपी ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाने से ओबीसी एक समुदाय के रूप में, एक समाज के वर्ग के रूप में आरक्षण पा चुका था। जब उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आती है तो नरसिम्हा राव की सरकार एससी एसटी समाज के लिए प्रमोशन में आरक्षण करती है। और उस समय का जनरल समाज या तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ था चुनावी रूप में, एक मतदाता के रूप में, या वो कांग्रेस के साथ, मैं ये कह सकता हूं। यानी जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया था और बीपी सिंह जी को एक तरह से लांछित कर दिया था, वह मतदाता वर्ग किसके साथ गया? कांग्रेस के साथ या अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अब जरा देखिए दोनों ही सरकारें आके क्या करती हैं। नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है 1991 में और वह एससी एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान करती है। क्यों? क्योंकि ऊंचे पदों तक एससी एसटी समाज के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। क्योंकि सेवाओं में प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? सेवाओं में भी ग्रेड और कैडर है ना। अगर सबको आप सफाई कर्मी के तौर पे भर दें और एक खास जात को आईएएस बना दें, चाहे किसी को भी बना लें, और फिर कह दें कि संख्या में हमने गिन लिया, इस समाज से इतने लोगों को नौकरी है, इस समाज से इतने लोगों को नौकरी है, तो ये भी तो अन्याय हो जाएगा ना। नौकरी हर बराबर के कैडर पर सबको मिलेगी। अभी मैं चर्चा करूंगा कि ऐसा करने की मजबूरी या जरूरत इस देश को क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी कि यह पाया गया इस देश में, यह ऐतिहासिक सत्य है कि जिन लोगों के पास सदियों तक प्रशासन का पूरा अधिकार था, जिन लोगों के पास शिक्षा की पूरी सामर्थ्य थी, उन लोगों ने अपनी उस प्रशासनिक शक्ति का, अपनी उस शैक्षणिक क्षमता का प्रयोग समाज के उस वर्ग के लिए नहीं किया जिसे हमें आज विवशता के कारण, मजबूरी के कारण, देश की दुर्दशा के कारण पिछड़ा और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति कहकर पुकारना पड़ता है। इन वर्गों में रखकर उनके उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान करना पड़ता है। योग्य तो तब भी थे। तो इसलिए यह कहना कि योग्यता ही न्याय करेगी गलत है। योग्यता न्याय नहीं की, यह तो साबित हो चुका है। यह अलग बात है कि हर समाज में कुछ बहुत न्यायी लोग होते हैं, हर समाज में कुछ अन्यायी होंगे। लेकिन अगर एक मोटे तौर पर देखा जाए कि एक पूरा समाज ही अगर गर्त में चला गया और दूसरे समाज ने चिंता ही नहीं की, तो अब मैं फिर से कह रहा हूं कि इस नाते सवर्णों को अपने दिमाग से आरक्षण के विरोध की बात निकाल देनी चाहिए जनरलों को।
क्यों निकाल देनी चाहिए? क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में आपकी जनसंख्या के अनुपात से कई गुना है। आपको तब मिलेगा जब आपका कभी प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। संविधान क्या कहता है कि जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसको मिलेगा। तो देखिए, नरसिम्हा राव जी आते हैं, वह भी SC ST समाज के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन करते हैं। बैकलॉग की व्यवस्था कर देते हैं क्योंकि सीटें न मिलने से खाली रह जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। ये दोनों सरकारें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही, प्रधानमंत्री भी एक ब्राह्मण और दूसरे भी ब्राह्मण, उसके पहले VP सिंह भी राजपूत, यानी ये तीनों ही प्रधानमंत्री सवर्ण समाज से हैं। और उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव जी उस पार्टी से प्रधानमंत्री हैं जिधर लगभग जनरल का सपोर्ट रहा है। इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि और समाज उनके साथ नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपने VP सिंह ने जब 90 में आरक्षण लागू किया और विरोध किया तो उस विरोध से मिला क्या? आपको भ्रमित किया गया। वो उनका हक था जिसको मिला था 90 में, थोड़ा पहले मिल जाना चाहिए था। हाँ, बहुत पहले तो मिल ही नहीं सकता था क्योंकि जब शिक्षा का स्तर बढ़ा, स्कूल खुले आज़ादी के बाद, जब पढ़कर आगे बढ़े तभी तो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। लेकिन थोड़ा पहले और मिल सकता था। और हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस ही दोषी थी। 1977 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार थी ना, वो भी तो दे सकती थी। इंदिरा जी के चरम विरोध के बाद आई थी। तो हम उस पीछे के ऐतिहासिक झगड़ों में न जाएं, लेकिन जब भी वो मिला उसका स्वागत सबको करना चाहिए था क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है और ये कुछ गलत नहीं है। सबका विकास होगा, सब लोग उठेंगे तभी सही रहेगा। जरा देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, वो SC ST समाज के प्रमोशन में सीनियरिटी का भी रिजर्वेशन जोड़ देते हैं। यह अलग बात है कि अभी व्यवहारिक रूप से SC ST के प्रमोशन और सीनियरिटी का आरक्षण लागू नहीं हो पाया है, जिसे एक संतुलित नियम बनाकर लागू किया जाना चाहिए। संतुलित नियम की बात मैं कर रहा हूं। पीछे एक बार लागू किया गया था तो उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। कोई भी जो नीचे नियुक्त हुआ वो फौरन आगे जाकर के सीनियर बन गया। तो जब तक वो हमारा जूनियर है, मान लीजिए कि मैं जनरल हूं और मान लेते हैं कि आप SC कम्युनिटी से हैं, अब आप मेरे मातहत हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगले 3 साल में आप मेरे बॉस होने वाले हैं, तो आप न तो मेरा कमांड मानेंगे आज और न मेरी हिम्मत पड़ेगी आपको कमांड कर पाने की, तो प्रशासन बिगड़ जाएगा। इस पर एक कोई संतुलनकारी नियम बना करके वो व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक संतुलन बनाना भी देश के लिए बहुत जरूरी होगा। आप अगर कैडर में ऊपर और नीचे रखें तो जिस समय कोई ऊपर और नीचे रहे उस समय तो बात माने ना। तो ऐसी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर वो बना लें तो आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए और किया ही जाना चाहिए। तो कोई भी आरक्षण क्यों दिया गया, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं जानेंगे कि कब तक रहेगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं कि कब तक रहेगा, तो आरक्षण एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि भारत के दशा, सामाजिक दशा जातियों में है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। क्या आप ये कह सकते हैं कि OBC की सभी जातियां एक बराबर हैं शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक जागरूकता के रूप से? नहीं। तो जो शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक जागरूकता के रूप से आगे हैं, जाहिर सी बात है उनका प्रतिनिधित्व जल्दी पूरा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर वो जब उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा, हर समय जाति सर्वे होना चाहिए। जब उनका पूरा हो जाएगा उनको जनरल में कर लिया जाएगा, उनके नीचे वाले बचे रहेंगे, उनको फिर उसमें लाया जाएगा। तो आरक्षण का विरोध कभी करना ही नहीं है, बस ये देखना है कि जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उसी को मिले, और प्रतिनिधित्व पर्याप्त होने के बाद फिर उसे भी उस ग्रुप से बाहर किया जाए, और जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनको आने का मौका दिया जाए। वो जैसे हम लोग खेतों में पानी देते हैं, तो एक खेत में पानी दे रहे हैं, अब उस खेत में भी कुछ ऊपर नीचे जमीन है, तो क्या करते हैं, वहां मेड़ बनाते हैं जिससे कि नीचे पानी न चला जाए, ऊपर भी जाए। ऐसे ही सामाजिक न्याय के लिए भी जितना ऊपर नीचे की खाई है, क्योंकि हमारा समाज केवल 3 ही 4 वर्गों में नहीं है। अगर हम शैक्षणिक जागरूकता के आधार पर देखें तो न जाने कितने वर्गों में है। तो एक समय पर जब सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व हो जाएंगे
तब जाके संविधान से आरक्षण खत्म होगा। मेरी समझ से चाहे भारत कितना भी तेज चलेगा, 100 साल से पहले तो ये खत्म होने लायक नहीं है। जो गति मैं इसकी देख रहा हूं और जितनी ज्यादा विषमता मैं देख रहा हूं, हाँ, जिस जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए, उस जाति के लोगों को से सभी जातियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय उत्सव मनाना चाहिए कि अब इस जाति का प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो गया, हमने संविधान का इस जाति के लिए लक्ष्य हासिल कर लिया। और जो पहले से अनरिजर्व लोग हैं, यानी जिनका प्रतिनिधित्व अपने जनसंख्या के अनुपात से पहले से ही ज्यादा है, उन्हें सीट थोड़ी सड़क के खाली करनी होगी कि हाँ ठीक है आप आइए। और आप रोजगार के दूसरे विकल्प तलाशिए। नौकरियों में थोड़ी रोजगार है, नौकरियां में सबको क्यों रखा जा रहा है? ताकि लोग प्रशासनिक क्षमता का दुरुपयोग अपने अपने जातियों के पक्ष में और दूसरे के खिलाफ करना रोक दें। ये जो हो रहा है वो न हो। हाँ, इसकी भी आगे चलकर एक चुनौती आएगी कि जिन जातियों की जनसंख्या ही अगर अधिक हो किसी एक जाति की, लेकिन जब अन्य सभी जातियों के होंगे तो उस पर नियंत्रित हो जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि जब भारत के सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपस में जो भेदभाव की मानसिकता है वो कम हो जाएगी। शेष व्यक्ति विशेष के अंदर कैसी दूषित मानसिकता है या न्याय से पूरित मानसिकता है, यह तो उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि भारत के संविधान में नौकरियों के लिए जो आरक्षण का उपाय किया गया है वह क्यों किया गया है आप समझे होंगे। यह इसलिए किया गया है ताकि उस आबादी का प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं बहुत अमीर और सक्षम लोग ही लाभ न लेते रहें, इस नाते क्रीमी लेयर का भी बैरियर लगा दिया गया है। और कब तक रहेगा? जब तक वह उद्देश्य अलग अलग वर्गों और जातियों के संदर्भ में पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक उन जातियों और वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू होता रहेगा। एक और बात भी हमने समझी कि आरक्षण का सही लाभ देश को देने के लिए और जातियों और समाजों की सही स्थिति का आकलन करने के लिए बिहार की तर्ज पर पूरे भारत में जातीय जनगणना के आंकड़े होने चाहिए और जारी होने चाहिए। जो है उसको मानने देखने में बुराई क्या है? और सब लोग मिल करके, मैं जनरल लोगों से कहूंगा कि आप नेतृत्व करिए ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू हो रही है? सरकार सारे पैसे जो है पूंजीपतियों को दे सकती है, अपने ही कर्मचारियों को क्यों नहीं? आप कल्पना करिए कि जिस समय पहली सरकार भारत की बनी थी, टैक्स पेयर की संख्या कितनी कम थी। सारे बांध भी बनवाए गए, बहुत सारी सड़कें भी बनवाई गई, कुछ नहीं था। इतने सारे शिक्षण संस्थान खोले गए और सभी भर्तियां जो है पूरी नौकरी के रूप में हुई, कोई संविदा पर नहीं हुई, और सबको पेंशन दिया गया। आज वही पेंशन पाने वाले या उनके बच्चे पहली सरकार को गाली दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बिना समझे कि उसे क्या लाभ मिला। तो जो मैं तो कहूंगा कि जनरल समाज के लोग 3 चीजों के लिए नेतृत्व करें समाज का। वैसे तो सब लोग करें, लेकिन इनके पास ज्यादा इसका दायित्व होना चाहिए। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम का, दूसरा संविदा पर सरकारी नौकरियों की जो भर्ती की जा रही है, जो सरकार अब तो प्रोफेसर संविदा पे हो रहे हैं, बंद कराइए इसको, ये तमाशा बंद होना चाहिए। और तीसरा कि जो धड़ल्ले से सरकारी उन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जो लाभ में है या जिनको लाभ में लाया जा सकता है, इनको रोकने का। अपने आप नौकरियों की संख्या बढ़ जाएगी, अनुपात में सबको नौकरियां मिलने लगेंगी। और चाहे कितनी भी अधिक नौकरियां निकाली जाएंगी, सारे लोग तो नौकरी नहीं पा जाएंगे ना। कल्पना करिए कि सारे SC ST OBC सबको आप बंद कर दीजिए एग्जाम में बैठने के लिए, नहीं बैठेंगे, नहीं एग्जाम देंगे, तो अभी क्या जनरल सारे लोग नौकरी में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो जो नहीं आ रहा वो जीविका के कौन साधन में है? मैं नौकरी में नहीं हूं तो मैं कैसे जिंदा हूं? तो ये केवल राजनीतिक कुटिलता वाले लोग फैला रहे हैं दिमाग में कि इस संविधान में नौकरी नहीं मिलेगी हमको, ये हमारे खिलाफ है। ऐसा कोई खिलाफ नहीं है। मीडिया तो प्राइवेट है, सरकार बना बिगाड़ दे रहा है, अन्ना आंदोलन को फर्जी खड़ा कर दिया, सरकारों की फर्जी प्रशंसा कर दे रहा है, असली मुद्दे दबा दे रहा है, तो सरकारों से बड़ा हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि लोग इस तरह से कोई अपवित्र क्षेत्र खोल दें या किसी क्षेत्र का दूषित प्रयोग करें, लेकिन कोई भी क्षेत्र खोल करके देश का सहयोग किया जा सकता है, देश में योगदान किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।